अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया का आज मैं दूसरा पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हम द नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये बने हैं किससे? इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम्स, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विथ इट इज विद देयर ट्रिब्यूटरीज। यानी जो तीन ये पेरिनल रिवर्स है और इनकी ट्रिब्यूटरीज, इन्हीं की वजह से नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बना है। तो इस प्लेन में ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ये पेरिनल रिवर से बना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोइल। तो इसमें आपको जो सोइल मिलेगी, जो मिट्टी मिलेगी, उस मिट्टी को हम सैलाबी मिट्टी कहते हैं। ये डिपोजिशन ऑफ एलुवियम जो है ये वास्ट बेसिन है लाइंग एट द फुट हिल ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर्स। यानी लाखों करोड़ों साल हुए हैं, हाँ, जब मिट्टी को उन्होंने अपर रिज से ला के नीचे इलाकों में क्या किया, इसको डिपॉजिट किया, तब जाके फॉर्म किया है, तब जाके वजूद में आया है दिस फर्टाइल प्लेन। जहाँ तक हम देखें कि ये कहाँ फैला हुआ है, तो इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यानी 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये फैला हुआ है। और अगर देखेंगे कि ये लंबाई के हिसाब से कितना है, लंबाई के हिसाब से 2400 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है। और अगर ये देखा जाए हमारे जितने भी 6 के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया है, सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड अगर कोई फिजियोग्राफिक डिवीजन है तो वो यही नॉर्दर्न प्लेन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे रिच सोइल है, साथ में क्या है, पानी भी अवेलेबल है और फेवरेबल क्लाइमेट भी है, मौसम भी इसके लिए अच्छा है। इसलिए हम कहते हैं ये एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है। यानी एग्रीकल्चर के हिसाब से ये एग्रीकल्चरी तौर प्रोडक्टिव पार्ट है जहाँ तक हम इंडिया की बात करते हैं। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work। ये जो ऊपर से आ जाते हैं रिवर्स, तो ये डिपोशन करते रहते हैं। ये जो उन्होंने इरोजन वगैरह अपर रीच में किया होता है तो उनको लाके इन लवर एरियाज में वो डिपॉजिट करते हैं। इन द लवर कोरस ड्यू टू जेंटल स्लोप the velocity of the river decreases which results in the formation of riverine islands। तो फिर ये दरिया यहाँ ही नहीं रुकते, आगे चलते चलते फिर क्या हो जाता है, जब रिवर्स और लवर कोरस में चले जाते हैं तो ये स्प्लिट हो जाते हैं, ये रिवर्स टूट जाते हैं इनटू न्यूमरस चैनल्स, हाँ, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। इसमें और जो मटेरियल होता है ये वहाँ डिपॉजिट कर लेते हैं और ये जो है चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इन चैनल्स को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज वगैरह कहते हैं। जहाँ तक हम लार्जेस्ट स्पॉट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एलुवियम। ओल्डर एलुवियम कछ वना ये वना बांगरत खादर कथ वनो, हाँ। तो ओल्डर एलुवियम जो है इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स, और वहाँ पे ये बनाते हैं टेरेस लाइक फीचर। दिस स्पॉट इज नोन एज बांगर। तो अब आपसे कोई पूछेगा बांगर किसको कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि ओल्डर एलुवियम इज कॉल्ड बांगर। यानी जो ओल्डर एलुवियम होता है जो कहाँ पे पाया जाता है, अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स। तो जहाँ पे वो टेरेस लाइक फीचर बनाते हैं
उसको हम बांगर कहते हैं। उसके बाद ये जो फ्लड प्लेन जो होते हैं, उसके बाद जब हम और जो न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स जो होते हैं फ्लड प्लेन्स के, उनको हम खादर कहते हैं। तो ओल्डर एलुवियम को हम बांगर कहते हैं और न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन इसको हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये हर साल दोबारा से बनते रहते हैं। एंड सो आर फर्टाइल, और ये फर्टाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, हाँ इसलिए ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही कारआमद है। ये बार बार इसमें क्या हो जाता है, ये निवर आज ना नहीं इसमें डिपोजिशन होती रहती है, यंगर डिपॉजिट न्यूअर वगैरह आती रहती है और हर साल इसमें डिपोजिशन होता रहता है, इसलिए ये ज़्यादा फर्टाइल है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए कारआमद है। तो ये था आपका ये जो हम कहेंगे नॉर्दर्न प्लेन। तो नॉर्दर्न प्लेन जो था ये दूसरा हमारा फिजियोग्राफिक डिवीज़न है। जब हम तीसरा फिजियोग्राफिक डिवीज़न पढ़ेंगे उसके बाद आप जब मैप इंडिया का देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि नॉर्दर्न प्लेन का टच है, और फिर जब हम तीसरा इसका पोर्शन पढ़ रहे हैं दैट इज़ द पेनिनसुलर प्लेटो। पेनिनसुलर प्लेटो जब हम पढ़ रहे हैं तो हम इसके बाद पेनिनसुलर प्लेटो पढ़ेंगे तो आखिर में आप मैप देखोगे। जब हम पेनिनसुलर प्लेटो की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये टेबल लैंड जैसी है जिसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स दोनों मिलेंगे। टेबल लैंड है, यहाँ समझो टेबल लैंड क्या गो, प्लेटो इस वना वो जो जिनके साइड स्टीप होते हैं, जैसे आपका टेबल आप गौरू में देखो ऊपर फ्लैट होता है, ऊपर बिल्कुल ही एकदम मैदान जैसा होता है, लेकिन साइडों से वो ऊंचा होता है, साइडों से स्टीप जैसा होता है। आपको समझने के लिए मैं मिसाल अगर दूं तो आप ये कह सकते हो जहाँ पे आप हमारा डिग्री कॉलेज है वहाँ पे आप उसको प्लेटो कह सकते हो, जो मैन लैंड से ऊपर होता है और ऊपर जाके फिर जब आप ऊपर पहुंचोगे हाँ तो वहाँ पे वो फ्लैट होगा। तो ये कैसे बना है, ये बना है इट इज फॉर्मड किसकी वजह से, हाँ ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। यानी ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास क्यों कहा जाता है इसको, ये ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड गज गोड़े समझुन ये कत द्रामुत छ। हम जब बात करते हैं हम कहते हैं कि आप लोगों ने भी सुना होगा, हाँ ये कहा जाता कि हमारे जो कंटिनेंट जो थे, जो आज 7 कंटिनेंट से ये पूरे जो थे ये मिले हुए थे, तब ये अलग अलग नहीं हुए थे। तहत इसवना पेंजिया, उसको पेंजिया बोलते थे। फिर पेंजिया जो है 2 हिस्सों में बट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, एक का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड और दूसरे का नाम पड़ा यूरेशिया। तो ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो जो है ये जो इससे बना है वो गोंडवाना लैंड से बना है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि गोंडवाना लैंड जो है इसको हम ये जो है ओल्डेस्ट लैंड मास क्यों कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये गोंडवाना से बना है। और गोंडवाना किससे निकला था, पेंजिया से। पेंजिया जो था जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, सुपर कॉन्टिनेंट उसको कहते थे, वहां से ये बना है। चलिए जब हम आगे चलते हैं तो हम कहते हैं इस प्लेटो में ब्रॉड एंड शेलो वैलीज है और राउंडेड हिल्स है। आपको यहाँ पे हिल्स मिलेंगी लेकिन छोटी मोटी पहाड़ियां मिलेंगी, लेकिन वो जो होंगी वो गोल होती है। आगे जाके हम कहते हैं कि ये प्लेटो जो है इसमें 2 ब्रॉड डिविजन्स है। कौन कौन सा, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द दक्कन प्लेटो। 2 ब्रॉड लैंड्स है, एक को सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, दूसरे को दक्कन प्लेटो कहते हैं।
आगे मैप में समझ जाओगे डक्कन प्लेटो कहाँ पे और सेंट्रल हाईलैंड कहाँ पे है। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो lying to the north of Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands। यानी जो आपका पेनिनसुलर प्लेटो में नर्मदा रिवर जो है उसके साइड में, आप मेरी बात समझ रहे हो, तो उसके नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर जो है वहां पे जो प्लेटो आता है मालवा प्लेटो, हाँ, उसी को ही सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है, वो जो मेजर एरिया आ जाता है उसका। फिर उसके बाद आप द विंध्यन रेंज को देखते हो, सतपुरा रेंज को देखते हो, एंड फिर अरावलीज को देखते हो नॉर्थ वेस्ट में। जब हम आगे और जाएंगे तो वेस्टर्न एक्सटेंशन में आप क्या देखते हो, सैंडी और रॉकी डेजर्ट देखते हो, किसका, राजस्थान का। फिर इसी तरह ये जो सेंट्रल हाईलैंड भी हमने देखा। फिर डेक्कन प्लेटो जो है ये ट्रेंगुलर लैंड मास है जो कहाँ पड़ता है, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, नर्मदा के साउथ में पड़ता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको डेक्कन प्लेटो बोलते हैं। फिर आगे जाके हम कहते हैं इसी के साथ में आपको छोटा नागपुर भी दिखेगा। फिर 3 प्रोमिनेंट हिल रीजन फ्रॉम आपको वेस्ट से ईस्ट की तरफ दिखेंगे, जिसको गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स भी कहते हैं। आगे चल के जो आप मैप में फिर समझ जाओगे, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आते हैं। जब हम वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट जो होते हैं ये हायर है, यानी ये ऊंचाई में लंबे हैं बमुकाबल ईस्टर्न घाट्स के। अगर हम वेस्टर्न घाट के एवरेज हाइट देखेंगे तो वो 900 से लेके 1600 मीटर तक फैली हुई है, 900 से 1600 मीटर तक फैली हुई है। एज अगेंस्ट 600 मीटर्स अगर देखेंगे तो वो ईस्टर्न घाट्स में आपको पाई जाएंगी। ईस्टर्न घाट्स किस साइड में पड़ती है, वो पड़ती है, ये ईस्टर्न घाट जो है ये डिसकंटिन्यूअस एंड इर्रेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और वो रिवर्स जो है जो इस साइड में पड़ते हैं ईस्टर्न साइड में, वो आखिर में आके बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं। फिर वेस्टर्न घाट जो है ये अलग अलग नामों से भी जो है पहचाने जाते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जो है ये जो है नॉर्थ से साउथ जो है वो इंक्रीज इनकी हो जाती है, हाइट भी इंक्रीज हो जाती है। और हाईएस्ट पीक अगर देखोगे तो अनाई मुड़ी है जो जिसकी हाइट जो है 2695 मीटर्स है। और आगे अगर हम देखेंगे ईस्टर्न घाट में तो वहाँ पे हाईएस्ट पीक जो है वो महिंद्रा गिरी है 1501 मीटर्स, हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स में। तो अब आप इस डायग्राम को देख लीजिए, जहाँ पे मैं इस मैप को देख लीजिए, डायग्राम को नहीं मैप को देख लीजिए, ये फिजिकल मैप है इंडिया का। आप इसमें जहाँ पे आपको ये नॉर्दर्न प्लेन दिखता है यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है नॉर्दर्न प्लेन आपको दिखता है। तो ये नॉर्दर्न प्लेन है जो 2400 मीटर जो है 2400 किलोमीटर जो है वो लंबा है और 300 से 250 से लेके 320 किलोमीटर वाइड है। फिर पेनिनसुलर इंडिया की जब बात करते हैं तो पेनिनसुलर इंडिया ये नीचे वाला है जिसके 3 साइड से वाटर है, अरबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और साउथ साइड से इंडियन ओशन है। जब यहाँ पे हमने बात की थी कि सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो, तो ये जो मालवा प्लेटो है आपको दिख रहा है, मालवा प्लेटो से नीचे विंध्या रेंज है, फिर सतपुरा रेंज है, फिर जाके आपका डेक्कन प्लेटो पड़ता है। और अब चलो वेस्ट बंगाल के थोड़ा ऊपर से तो आपको वहाँ पे छोटा नागपुर, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है तो आपके राइट साइड में, तो आपको वहाँ पे छोटा नागपुर दिखेगा।
इसी तरह जब आप अरबियन साइड ईस्टर्न साइड को देखते हो तो वहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट्स दिखते हैं, वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट्स दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैंने ये हाईलाइट भी किया है, कोरोमंडल कोस्ट दिखता है, और जो वेस्टर्न साइड में है ये मलाबार कोस्ट आपको दिखता है। तो इस तरीके से ये आपका तीसरा जो था फिजियोग्राफिक डिवीजन था, जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप अपनी किताबों के थ्रू भी जाओगे तो मैप को भी देखोगे तो आप इंशाल्लाह कहीं पे अगर कमी पेशी रही होगी तो वो भी आप समझ जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और जो इंडिया के आइलैंड्स है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उस तरीके से आपका ये फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो मुकम्मल होगा। होप आप लोग खुद भी तैयारी करोगे और खुद भी किताबों के थ्रू जाओगे और देखोगे कहीं पे कोई आपको बात समझ में नहीं आई है तो आप यूं ही किताबों को देखोगे, पढ़ने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह वो कमी भी दूर होगी। बाकी